Water drips from a measuring cylinder. The table shows the volume of water in the cylinder every minute for 4 minutes. ठीक है, 4 मिनट के अंदर के उसने बोला व्हाट इज द एवरेज वॉल्यूम कलेक्टेड इन द सिलेंडर ईच मिनट। उसने ईच मिनट करने को बोला था। हमने क्या करना था, ये टोटल वॉल्यूम ऐड कर देना था, डिवाइडेड बाय 4 करना था, तो 28 आंसर आ जाना था हमारे पास। ठीक है, कैलकुलेटर है भी आपके पास? हाँ। तो जब हम 112 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 28। अब देखो यहाँ पे उसने आपको एवरेज निकालने को बोला था। एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल वॉल्यूम कितना था हमारे पास? 112, और टोटल टाइम कितना था? 4। ठीक है, सो वी गेट 28 बिकॉज ऑफ दैट। तो उसने कहा था एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब इट्स मोशन। ठीक है, जब यूनिफॉर्म डिसेलरेशन होती है हमारे पास, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज डिक्रीजिंग। पहला ऑप्शन था हमारे पास। अब पहली चीज बच्चा, उसमें क्या है, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज डिक्रीजिंग। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज डिक्रीजिंग, उसने कहा यूनिफॉर्म डीसेलरेशन, इसके मतलब हमारे पास कॉन्टिन्यूस रेट ऑफ चेंज नहीं आना, और यूनिफॉर्म डीसेलरेशन है हमारे पास। नेक्स्ट इज इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन उस केस में क्या होती है? जीरो। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता था। अब सी पे आते हैं, इट्स स्पीड इज डिक्रीजिंग। ओके, सिंस दिस इज द राइट ऑप्शन, हम इसको साइड पे रखते हैं। इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग, जो क्लियरली हमें पता है कि जब स्पीड डिक्रीज हो, डीसेलरेशन हो रहा है, तो स्पीड तो इंक्रीज हो नहीं सकती। तो ये दोनों ऑप्शन, ये ऑप्शन निकल गया, ये ऑप्शन निकल गया। हमें इन दोनों में से चेंज चूज करना था, ए एंड सी में से। आई एम हैप्पी कि स्पीड इज डिक्रीजिंग वाला ऑप्शन आपने चूज किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है? इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज डिक्रीजिंग। जब यूनिफॉर्म डिसेलरेशन होती है हमारे पास, तो रेट चेंज नहीं हो रहा होता हमारे पास। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इस वजह से हम लोग चूज करेंगे। अब चलें अगले क्वेश्चन पे। इस पे आपने लिखा हुआ था बॉल्स रोल डाउन अ रैप, द टाइम इट टेक्स टू मूव फ्रॉम एक्स टू वाई इज मैयर्ड। एक्स से वाई तक का टाइम मैयर किया है। विच क्वांटिटी मस्ट बी मैयर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। स्पीड किसकी इक्वल होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हम लोगों को क्या चाहिए? एक्स से वाई का एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओनली राइट ऑप्शन है सी। ये खुद ही किया था ना? जी। ओके। अगला सवाल आपने छोड़ा हुआ था, सॉरी, आपने गलत ऑप्शन चूज किया हुआ था। आपने सबसे पहले इन दोनों को माइनस करना था। 1.30 को माइनस करो 0.9 से, देखो क्या आंसर आ रहा है। आगे 0.50 आता है, या कोई और आ रहा है? इट्स कमिंग आउट टू बी 0.130 एंड 0.90, 1.21 आ रहा है हमारे पास। नहीं, मैंने गलत पुट किया है। हाँ, मैंने गलत पुट किया। 0.40 आ रहा है। ठीक है, 0.40 हमारे पास आंसर आया था। आपने डायरेक्ट उसको चूज कर लिया। उसने कहा व्हाट इज द मास ऑफ एम्प्टी बोतल। अगर हम 0.90 को डबल करें तो क्या आंसर आता है? वी गेट 1.80। ठीक है, हाफ ऑफ द बॉटल उसने हमें यहाँ पे मेंशन आउट की हुई थी। विच मीन्स अगर आप चाहो तो इसको भी हाफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि 0.90 के अंदर आप क्या ऐसी वैल्यू ऐड करो कि 1.80 बन जाए। ये इजी टास्क, इजीएस्ट वे हमारे पास ये होता है। ये वाले तो सब निकल जाने थे। अब 0.90 के अंदर आप 0.40 ऐड कर रहे हो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1.30। ये कंप्लीट बॉटल का मास था। कंप्लीट बॉटल वॉज 1.30। हाफ ऑफ द बॉटल का मास हमारे पास कितना है उसने यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस द रिमेनिंग ऑयल इज 0.90। तो इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आंसर क्या आया? 0.40, विच मीन्स 0.40 इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। बल्कि इसका एक और तरीका भी है, लेट मी ट्राई। एंड 1.80 माइनस 0,
0.40 इज 1.4। हम एक और काम कर सकते हैं इसके अंदर, वो और भी इजी हो जाएगा आपके लिए। हमें तो मुश्किल जाने की जरूरत नहीं, मुश्किल क्या, वो एक बेसिक लॉजिक ही, पता नहीं मैं उसको कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहा था। देखो, उसने हाफ बॉटल का मास 0.90 दिया हुआ है, तो फुल बॉटल का मास कितना होगा? इसका डबल होना चाहिए था ना, विच इज कमिंग आउट टू 1.80। लेकिन यहाँ पे उसने कितना दिया हुआ है? 1.30। 1.30, विच मीन्स कि इन दोनों को डिफरेंस आप लोगे तो जीरो रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 0.50। दैट इज द मास ऑफ द बॉटल। ओके, दोबारा सुन लो। उसने हाफ बॉटल रिमेनिंग ऑयल, उसने कहा द मास ऑफ द बॉटल प्लस द रिमेनिंग ऑयल इज 0.90। वन एग्जैक्टली हाफ ऑफ द ऑयल इज यूज। तो 0.90 को डबल करो तो क्या आता है? 1.80। फुल बॉटल का मास उसने कितना दिया हुआ है? द फुल बॉटल ऑफ कुकिंग ऑयल इज 1.30, विच मीन सिर्फ ऑयल का मास कितना था? 1.30। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? 0.50, विच मीन्स दिस वॉज द मास ऑफ द बॉटल। आप जब नॉर्मली ग्रोसरी वगैरह करने के लिए जाते हो, वहां पे भी यही होता है कि सबसे पहले वो masses को क्या करते हो? माइनस करते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का मास होता है उसको वहां से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये पता नहीं आपने क्यों गलत गलत कर दिया था। बॉल ऑफ मास, अ बॉल, अ सॉलिड बॉल हैज अ वॉल्यूम ऑफ 4 सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ द बॉल इज दिस। मास निकालना था। डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ वो वॉल्यूम होता है, आपने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर देना था। तो 1.6 इंटू 4 क्या आंसर दे रहा है? 6.4 ही दे रहा है। ये क्यों गलत किया? डिवाइड कर दिया था? बताएं। नहीं, मल्टीप्लाई किया था। तो फिर आपने 0.4 क्यों चूज किया हुआ? एनी हाउ, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। आगे चलते हैं। द ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ कार वेरीज ड्यूरिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बिटवीन 6 and 10 सेकेंड। देखो, 6 से 10 सेकेंड के दरम्यान आपने वैल्यू निकालनी थी। तो 6, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वैल्यूज मिल जाए। 6 पे स्पीड कितनी है? 6 से 10 के दरम्यान पहले टाइम डिफरेंस देखो कितना बन रहा है। 6 to 10 टाइम कितना होगा? 4 सेकेंड्स का। हमारे पास 6 पे स्पीड कितनी है? 10। और 10 पे स्पीड कितनी है? 15। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v -u/t। v की वैल्यू क्या है फाइनल की? 15 -10/4। तो ये आ जाएगा 5/4, एंड 5/4 इज 1.25। ओके, स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करना था यहाँ पे। आगे चले बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत दफा किए हुए हैं। हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद जो टोटल मास होता है हमने उसको माइनस किया। उसने कहा था व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कॉर्क। तो लेट्स से कॉर्क इस पॉइंट पे आके इंटर हुआ, इससे पहले तक नहीं था, तो हमने ये वाला नहीं लेना, हमने इसको इनिशियल वॉल्यूम लेना है। अगर हम देखें तो इट्स 10, 15, 20। ये 25 हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम बन रहा है, एंड 55 हमारे पास फाइनल वॉल्यूम बन रहा है, सॉरी 45। 45 फाइनल वॉल्यूम बन रहा है। इसमें वही लॉजिक अप्लाई करनी है कि जब तक रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट अंदर प्लेस ना हो जाए, उससे पहले तक का वॉल्यूम क्या होता है? इनिशियल वॉल्यूम होता है। ये उसने वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो राइज इन वॉल्यूम आना था वो इसकी वजह से आ चुका हुआ है। ये दिस इज आवर इनिशियल वॉल्यूम। उसमें से हमने बस इसको माइनस करना था। तो 25 और 45 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास, सॉरी ये तो आपने ठीक किया हुआ था, मैंने ये क्यों समझाया? खैर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सवाल था, अ कार ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड, विच पेयर ऑफ ग्राफ शो हाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड हाउ द कार स्पीड्स वेरी विद टाइम। उसने कह दिया कि कार इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ नहीं है, ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है, ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है, एंड ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एंड डी निकल गया, हमें बी एंड सी में से जाना था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये इसका मतलब क्या होता है? ये रेस्ट पे है। ठीक है, और वो कह रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ वर्सेस स्पीड देखना था। जब ये रेस्ट पे है तो ये तो हो ही नहीं सकता, लिविंग अस विद ओनली ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर सी। ओके,
ये जो है ना, ऑप्शन नंबर ए, ये यूनिफॉर्म स्पीड को शो करता है, ये रेस्ट को शो करता है, ये कांस्टेंट स्पीड को शो करता है, और इसमें एक्सेलरेशन जीरो होती है, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। ये भी पार्ट साथ साथ रिवाइज कर लें। नेक्स्ट में उसने पूछा हुआ है कि फोर ऑब्जेक्ट्स, अच्छा खैर वो और four objects are moving in a straight line. The distance of an object from fixed point of a line is plotted against time for each. Which object is decelerating? अब देखो, ये ग्राफ और ये ग्राफ इंक्रीजिंग के लिए होता है, ये डिक्रीजिंग के लिए होता है, ये डिक्रीजिंग के लिए होता है। अब उसने डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, और उसने कहा है इन अ स्ट्रेट लाइन विच ऑब्जेक्ट इज डीसेलरेटिंग। सो ये वाला ग्राफ हमेशा किस लिए हम लोग यूज करते थे? डिक्रीजिंग के लिए यूज करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जाना। डी इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज ये यूनिफॉर्म डिसलेरेशन है, उसने यहाँ पे नहीं बताया हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली डिसलेरेट कर रहा है। ठीक है, अगर उसने यहाँ पे यूनिफॉर्म डिसलेरेशन का वर्ड यूज किया होता तो हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। और वैसे भी डिक्रीज हमारे पास ये वाली शेप जो है किसको शो कर रही होती है? डिक्रीज को शो कर रही होती है हमारे पास। इसमें हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये डिक्रीजिंग स्पीड को शो कर रहा होता है, इस वजह से हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे। ये आपने ठीक किया हुआ था। ऑप्शन नंबर ए था, उसने बोला था वही माइनस करना था। मरीन सिलेंडर कंटेन 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, अ पीस ऑफ स्टील इज लोअर्ड इनटू सिलेंडर, इट इज फिल, द वॉल्यूम इंक्रीजेस टू दिस। ओके, 10 माइनस 2 हो गया, ये ठीक किया हुआ है। A second piece of steel is lowered into the Magnesium cylinder so that it's fully submerged. The volume of the cylinder is this. Which row? ठीक है, 3 and 2, गुड हो गया, माइनस कर दिए दोनों वॉल्यूम्स। गुड जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास, हमारे पास क्या है, उसने बोला है विच ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ कार फाइव विच वो। अब देखो ये स्पीड टाइम ग्राफ है, 0 से 3 सेकेंड्स में ये क्या जा रहा है? यूनिफॉर्म। और 3 से 5 किस में है? वो उसमें जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड वाला पोर्शन 3 to 5 बन रहा है, विच मीन्स 3 to 5 का डिस्टेंस हमारे पास कितना? 2 सेकेंड्स होता है, बल्कि 1 सेकेंड। कार इज एट रेस्ट, ठीक है, वो इन दोनों ऑप्शन में से ही जाना था हमारे पास। एंड कार इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, वो ये वाला पोर्शन आना है। मैंने पता नहीं क्यों गलती से बी को सिलेक्ट कर लिया, शुड हैव बीन ए। ये पता नहीं, शायद आपने सॉल्व भी नहीं किया था ये आपने सॉल्व नहीं किया हुआ था ना? किया था। आंसर इसका कहाँ है? आपने, मुझे लगा मैंने ये वाला आंसर, ये वाला ठीक था। उसने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने को बोला था। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होता है, और उसने सॉरी डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोला था। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम का फॉर्मूला लगाना था। ये आपने अच्छा काम किया कि पहले आपने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट किया, 0.25 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 15 किलोमीटर। ओके। देन उसने बोला विच ऑब्जेक्ट्स कैन फ्लोट इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.85। अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करवाना है तो उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए। हमने इन सब ऑप्शंस की डेंसिटीज निकाल लेनी थी, उसमें सबसे कम डेंसिटी किसकी आ रही है? ये आपने डिवाइड किया हुआ है ना? ओके गुड। इसका आ रहा है 0.64, एंड दूसरे का आ रहा है 0.24। ये दोनों लेस देन है 0.85 से, तो इन्होंने फ्लोट ही करना है। ये शायद आपने सॉल्व नहीं किया। इसका आंसर क्या है? तो कर लेते हैं, मैथ्स वो हो गया। 23 डिवाइडेड बाय 36, तो ये आ रहा है 0.63। तो ये तीनों वैल्यूज ही लेस देन दिस हैं, तो जब ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम डेंसिटी कम होती है देन दी अदर, तो वो फ्लोट करता है। तो फिर ऑप्शन नंबर डी इज राइट इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट। ऑल्दो ये आपने सॉल्व किया हुआ था। अब ये सब सेम मटेरियल के हैं तो उनकी डेंसिटी सेम होगी। स्टेट नंबर ऑफ ग्राम्स इन 2.5, तो वो आपने सही किया हुआ। 2.5 किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना था, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके। यहाँ पे आपने गलती कर दी थी बेटा। उसने वेट कैलकुलेट करने को बोला था, आपने टोटल मास निकाल लिया था, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 भी करना था इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वेट। बस आपने यहाँ पे ये छोटी सी मिस्टेक की है, तो 40 बन जाना था। या आपने क्वेश्चन छोड़ा था और आपने कहा था आपने इसको डिस्कस करना है। उसने कहा यार, स्टूडेंट डिस्क्राइब पार्ट ऑफ अ जर्नी। द बस एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट फॉर 10 सेकंड्स। 10 सेकंड तक हम लोगों ने जाना है।
लेट्स, इसको मैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं कर सकता क्योंकि क्वेश्चन भी चाहिए और ये भी चाहिए। इट रीचेज अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 10 मीटर्स, चूंकि कांस्टेंट रेट है तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देनी थी। द बस मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर्स फॉर 60 सेकेंड्स। 10 से 60 सेकेंड्स तक हमने जाना था, तो 70 तक हमने इसको ड्रॉ करना था। तो 70 तक हमारे पास कांस्टेंट स्पीड ही रहनी है। देन बी डीसेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट फॉर 15 सेकेंड्स। तो 15 सेकेंड 17 में, 70 में 15 सेकेंड्स ऐड कर दो कितना बनता है 85। तो यहाँ पे सेंटर में आके वैल्यू बने, तो ग्राफ हमारे पास ऐसे बनना था। ठीक है। अब यहाँ पे उसने दो हिंट दिए हुए थे, एक एक्सेलरेट कर रहा है, दूसरा कांस्टेंट रेट पे कर रहा है, विच मींस हमारे पास स्पीड के दो ही ऑप्शंस होते हैं इन दोनों में से। ठीक है, ये कांस्टेंट स्पीड को शो करता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होती है 0, जिसका मतलब था हम ये वाला पोर्शन नहीं चूज कर सकते, हमें यही वाला ग्राफ चूज करना है। अब उसने कहा था 10 सेकेंड्स के लिए, विच मीन्स यहाँ तक की लाइन तो मुझे पता था कि 10 तक बनना है, लेकिन उसने स्पीड कितनी बताई है कि वो 10 सेकेंड्स में कितनी स्पीड पे पहुंच रहा है 10 पे। तो हमने ये वाली स्ट्रेट, ये इंक्रीजिंग लाइन बना दी। फिर उसने कहा नेक्स्ट 60 सेकेंड्स के लिए, बच्चे अक्सर गलती ये करते हैं कि 60 तक ले जाते हैं, 10 पे तो वो ऑलरेडी था, नेक्स्ट 60 सेकेंड्स कब बनेंगे 10 + 60 यानी 70 पे जाके हमने उसको स्टॉप करना था। उसने कहा था 70 सेकेंड्स पे उसकी स्पीड कांस्टेंट है, अब यानी हम लोग ये वाला ग्राफ यूज कर सकते थे। तो 10 से 60 सेकेंड यानी 70 सेकेंड्स तक हमने उसको कांस्टेंट स्पीड दिया, एंड देन इट्स डीसेलरेटिंग। ओके। समझ में आया या दोबारा बताऊं? आ गई है समझ। अब आगे उसने बोला है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको खुद भी आता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब उसने आपको स्पीड भी दे दिया है, उसने आपको टाइम भी दे दिया, आपको सिर्फ डिस्टेंस निकालना था, विच मीन्स आपने 7.5 को मल्टीप्लाई बाय 150 कर देना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है? 1125 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी वो ठीक लिख दिया। फिर उसने बोला है 0 से 15 सेकेंड्स में क्या हो रहा है। 0 से 15 सेकेंड्स में आप देख सकते हो ये इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है हमारे पास। ठीक है, अगर ऐसी शेप होती तो डिक्रीजिंग बोलते, लेकिन ऐसी शेप है तो ये इंक्रीजिंग के लिए, तो ये डिक्रीजिंग का होता है, ये इंक्रीजिंग का होता है। तो हम 0 से 15 सेकेंड्स में देख सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग वाला पोर्शन आ रहा है, तो इंक्रीजिंग स्पीड आ गया। फिर 15 से 30 सेकेंड्स में, अब देखो 15 से 30 सेकेंड्स में ये वाली शेप बन रही है, बी वाली बन रही है, या ए वाली बन रही है? ए। ठीक है, ए वाली नहीं बच्चा, गौर से देखो, ये देखो डाउन ऐसा कर्व आ रहा है या ऐसा कर्व आ रहा है? बी। ठीक है, तो ये किसको शो कर रहा था डिक्रीजिंग को, तो नेक्स्ट पार्ट में हमने कह देना कि उसकी स्पीड जो है, सॉरी ग्राफ डिस्टेंस टाइम है, सॉरी सॉरी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन हमें किसको शो करती है कांस्टेंट स्पीड को। 30 से 40 सेकंड में हम डिक्रीजिंग बोलेंगे, बिकॉज देखो 30 से 40 सेकंड में ये वाली शेप बन रही है बी वाली, तो वो ऑप्शन आ जाएगा, तो डिक्रीजिंग स्पीड है हमारे पास। फिर उसने कहा था कैलकुलेट फॉर 40 सेकंड्स यानी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 300 था फ्रॉम द ग्राफ, और टोटल टाइम उसने हमें 40 बता दिया हुआ है। उन दोनों को डिवाइड करना था और हमने आंसर निकाल लेना था। आगे वो पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को फॉर द 40 सेकेंड्स, ये 40 सेकेंड में मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है। हमें यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस, कहीं पे भी आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट आपको मैंने बताया हुआ है, टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करना होता है कि वो दोनों साइड्स पे टच हो हमारे पास, यहाँ से भी और यहाँ से भी, सिर्फ एक पॉइंट पे टच हो। लेट्स से हम वैल्यूज चूज करते हैं 250 एंड 70। 250 हमारे पास कहाँ पे बन रहा है? ये वाला पॉइंट। एंड 70 हमारे पास क्या बन रहा है? यहाँ से हमने शुरू किया और ये यहाँ पे लाइन पे ला के स्टॉप कर दिया, तो ये अभी तो खैर ये मैंने गलत लाइन लगा दी है, वो टेढ़ी थोड़ी हो रही है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाओ तो वो ग्राफ को आगे जिस पॉइंट पे टच करेगा, वो जैसे मैंने आपको बताया ना मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे बनेगी हमारे पास,
आपने ये डिक्रीजिंग पोर्शन आ रहा था ना, ठीक है, हमने इससे इस पोर्शन में कहीं तक वैल्यू लेनी है। तो हम उसको अगर हम माइनस करेंगे ग्रेडियंट की वैल्यू लेते हुए, 250 माइनस 70 डिवाइड बाई 3 - 50, तो ये 250 में हमारे पास टाइम क्या बन रहा है, 30 30, और 50 6, ये 60 70 80 90, 70 पे टाइम बन रहा है हमारे पास ये 14 पे तकरीबन बन रहा, 13 या 14, 15 बन रहा पूरा टाइम हमारे पास। तो वहाँ पर के ग्राफ, बल्कि सॉरी 15 ही बन रहा है, मैंने टाइम लाइन उसको थोड़ा कर दिया। 50 60 70 पे ये लाइन आगे टच करी, तो ग्रेडियंट हमने ले लिया। इसमें हमारे पास लूज ऑप्शन होती है, जरूरी नहीं होता कि हम लोगों ने कोई फिक्स पॉइंट्स ही लेना है, कोई भी हम लोग पॉइंट्स ले लेते हैं, लेकिन हमने वो ड्रॉ करना था इसके अंदर, क्योंकि हमें पता है इस पोर्शन में डिक्रीज आ रहा है, तो इससे पहले पहले वाले पोर्शन को ही हमने चूज कर लिया। यहाँ पे हमने ग्रेडियंट ड्रॉ किया, और यहाँ पे आके हमने इस तरीके से सेट किया कि यूं लाइन ड्रॉ, वो जिस पॉइंट पे आके टच करेगा वो, और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने लेके ग्रेडियंट निकाल लिया। ओके, क्योंकि उसने मैक्सिमम स्पीड बोला था, तो हमें मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर जाके उसको करना था, उससे पहले तक इंक्रीज हुआ था, उसके बाद डिक्रीजिंग स्टार्ट हो गया। फिर आपने ये ठीक किया हुआ था मास ऑफ बॉल, ग्राम्स में उसने मास दिया हुआ था 318, एम्प्टी का था, इन दोनों को माइनस किया तो 360 आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने सिलेंडर बी का वॉल्यूम मेजर करने को बोला हुआ था, तो सिलेंडर बी का वॉल्यूम हमारे पास 160 बन रहा है यहाँ से। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल, तो अगर इन दोनों को हमने ऐड कर देना था, ये वाली वैल्यू और 160 को, ये गैस आई गेस बन रही 240 और ये बन रही थी 160, तो इन दोनों को ऐड करो तो 400 आता है, तो टोटल वॉल्यूम ये हो गया। उसने डेंसिटी कैलकुलेट करने के बाद, डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। मास उसने हमें कितना दिया हुआ था, 360 जो आपने कैलकुलेट किया, और वॉल्यूम टोटल कितना बन रहा है 400, दोनों को डिवाइड करेंगे और हम आंसर निकाल देंगे, डेंसिटी जो होता है। अब सिंपल पेंडुलम था, उसने आपको टाइम मेजर करने को बोला हुआ था बेटा। उसने कहा है कि टाइम एट पी और टाइम एट क्यू, यहां से लेके यहां तक का टाइम हमने मेजर करना था, तो इन दोनों को माइनस करना था हम लोगों ने। लेट से इन दोनों को माइनस करके क्या आ रहा है, 2.22 -2.77, इट्स कमिंग आउट टू बी 0.55। उसने बोला है यूज रीडिंग फ्रॉम टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन। अगर यहां से यहां आने तक, गौर से देखो, मैं डायग्राम थोड़ी छोटी कर देता हूँ, ये देखो, यहां से यहां आने तक 0.55 का टाइम लगा, और हमें पता है वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट होती है, जब वो जिस पॉइंट से स्टार्ट करा है उसी पॉइंट पे आके एंड करे, तो 0.55 का डबल कर दो तो 1.10 बनता है, तो यहाँ पे हमने वो कर देना था 1.10। तो इसका डिस्क्राइब अ मेथड दैट डज नॉट गिव एन एक्यूरेट वैल्यू फॉर वन कैलकुलेशन। अब हमें पता है कि अगर हमें एकल ऑसिलेशंस लेनी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, टाइम फॉर 10 ऑसिलेशंस, पहले हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन ऑसिलेशन विल टेक 10 ऑसिलेशंस और 20 ऑसिलेशंस, और 20 टाइम, जो 20 ऑसिलेशंस का टोटल टाइम होगा, उसको टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस करके फॉर वन ऑसिलेशन निकाल लेंगे। अब इसमें 4 मार्क्स का है, तो हमने स्टॉप वॉच का जीरो एरर का भी ध्यान रखना है, स्टार्ट एंड स्टॉप के टाइम का भी ध्यान, एवरीथिंग नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड। और वो आ गया, तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया है। स्टार्ट, ये पोजिशन मार्क का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग मार्क बिल्कुल सेंटर में हो, ताकि हमें पता हो। स्टार्ट वॉच एज ए पेंडुलम passes, fusion mark when pendulum released, count large number of swings मतलब greater than 10, stop watch as pendulum passes marker, एंड स्टार्ट, और उन टाइम को जो डिफरेंस आपके पास टोटल टाइम आएगा उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कर लेना है। अब उसने कहा एज द पेंडुलम मूव्स फ्रॉम आर टू क्यू इट गेन 0.4 ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी, ए रेजिस्टेंस कैन बी इग्नोर्ड, स्टेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट आर एंड आर एट क्यू। आर बिल्कुल सेंटर में बन रहा था, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल पेंडुलम के केस में जो ये पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और सेंटर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। अब उसने बता दिया है कि एयर रेजिस्टेंस इज जीरो, विच मींस हमारी एनर्जी ने वेस्ट नहीं होना। उसने आर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछी हुई थी, तो आर पे जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे थी, वही
काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो अगर यहाँ पे 0.4 है तो यहाँ पे भी 0.4 होगी, यहाँ पे भी 0.4 होगी, बस फर्क इतना होगा कि पी एंड क्यू पे ग्रेविटेशनल होगी और आर पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो हमने क्या लिख देना, आर पे काइनेटिक एनर्जी इज दिस, और क्यू पे जीरो होगी, क्योंकि क्यू के ऊपर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होनी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब अगेन उसने ग्राफ में से डिस्कस करने को बोला बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी, ये देखो इस तरह की शेप हम किसको बोलते हैं, डिक्रीजिंग के लिए यूज करते हैं, तो इसमें हम डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन लिखते हैं, यानी ये ए हो जाना था हमारे पास। फिर उसने बोला बी टू सी, उसमें हमारे पास क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, ये सेकंड में ये आ जाना था। एंड सी टू डी में क्या आ रहा है, डीसेलरेशन आ रहा है, डीसेलरेशन हमारे पास कहाँ पे है, या डिक्रीजिंग स्पीड अब हम चूज कर लेंगे, मूविंग मूविंग फॉरवर्ड एंड कॉन्स्टेंट स्पीड हो गया, डीसेलेशन हमारे पास कहाँ है, सी से डी में अब हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, डीसेलरेशन है तो हमें उसमें ही जाना है, हम इसमें सी में ये चूज कर लेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला पॉइंट, क्योंकि ये हो गया, इंक्रीजिंग है नहीं, मूविंग बैकवर्ड्स है नहीं, स्टेशनरी है नहीं, तो एक ये चूज कर लिया ये, एंड लास्ट में हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाती है, कांस्टेंट डीसेलरेशन, तो अब हमारे पास था नहीं, तो फिर हम इसी को ही चूज करेंगे। डू वी अंडरस्टैंड अप टिल हियर? जी। तो मैंने ये एरोज इसलिए लगाए थे कि यहाँ पे ए आना था, ये आपने ठीक लिखा हुआ था सेकंड वाला, और सी में आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन आना था, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन थी नहीं। मैंने एरो हेड सिर्फ इसलिए कहा था कि मैं बार बार लिखना पड़े। उसके बाद उसने आपको पूछा हुआ था कि द एवरेज स्पीड इज 23 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब हमें स्पीड उसने दे दिया है, हमें डिस्टेंस निकालना था। अगेन यहाँ से हम लोगों ने टाइम निकाल लेना, टोटल टाइम कितना बन रहा है, 2 2 मिनट्स है, तो हमने आवर्स में जाना है तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे, ये टाइम कन्वर्ट हो गया, और डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम करते हैं, तो स्पीड उसने हमें कितनी दी हुई थी, स्पीड वॉज गिवन 23 किलोमीटर, तो 23 × 2/60 कर देंगे तो 0.7 किलोमीटर आंसर आ जाएगा हमारे पास। फिर उसने कहा था द बस स्टॉप एट डी फॉर 1 मिनट एंड देन ट्रेवल एज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 30 सेकेंड्स, स्केच अ पॉसिबल ग्राफ। अब उसने कहा था 1 मिनट के लिए स्टॉप पे है, तो 1 मिनट कहाँ से कहाँ तक बनता है, यहां से यहां तक स्टॉप बनता है, और फिर नेक्स्ट कितने टाइम के लिए उसने बोला है, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स बनते हैं ये सेंटर में, तो फिर ये आ जाएगा, क्योंकि उसने कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला तो 30 सेकेंड्स वाला पोर्शन ये बनता है, ठीक है, वही शेप ऑफ द ग्राफ वहां पे आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट, फिर उसने बोला है अ स्टूडेंट यूजेस स्टॉप वॉच टू रिमाइंड द टाइम बिटवीन ड्रॉपिंग हिटिंग द गन, ही स्टॉप द स्टॉप वॉच, ही सेट्स द स्टॉप वॉच टू जीरो, स्टॉप वॉच देन फर्स्ट ड्रॉप हिट्स द ग्राउंड, ही स्टॉप द स्टॉप वॉच 30 ड्रॉप्स जब वो गिर गए, रीडिंग ऑन द स्टॉप वॉच इज रिकॉर्डेड। अब ये कितने का टाइम था, 30 का था। उस सबसे पहले टाइम रिकॉर्ड करने को बोला है, एंड देन उसने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ये ठीक है, शाबाश। यहाँ पे डिवाइड बाय 30 होना चाहिए था वैसे आपके पास, 30 ड्रॉप्स था, लेकिन हाँ उसने टाइम, चूंकि स्टॉप उसने हमें लिमिट ये दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जाएंगे। तो डिवाइडेड बाय, वैसे आई वुड सजेस्ट कि डिवाइड बाय 30 होता, इट वाज मोर अप्रोप्रिएट। यहाँ पे आप 30 करते, क्योंकि 30 ड्रॉप्स का ये टाइम था। फिर उसने क्या, एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट मेजर द टाइम फॉर 30 सेकंड्स टू हिट द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ मेजरिंग टाइम फॉर 1 ड्रॉप। ऑब्वियसली हमारे पास जो एरर्स हैं वो कम आते हैं, एक की बजाय 30 जब ऑसिलेशन सॉरी ड्रॉप्स का टाइम लेंगे। अब उसने कहा था कि शोज द स्टॉप गेट्स फर्दर अपार्ट एज दे गेट क्लोज टू द ग्राउंड, क्लोज टू द ग्राउंड जाते हुए समय हमने पढ़ा हुआ है कि स्पीड जो है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो उसका डिस्टेंस हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, वो एक्सेलरेट करें, स्पीड गेट मैक्सिमम बिफोर टचिंग द ग्राउंड, तो यहाँ पे हम उसको उस पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। फिर उसने कहा था कैलकुलेटेड डिस्टेंस 1.5 सेकेंड्स, क्योंकि ट्रायंगल बन रही है मेरे पास, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना बन रहा है
1.5 और हाइट कितनी बन रही है 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। फिर उसने कहा था कि डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट एक्यूरेटली मेजर वॉल्यूम ऑफ अ पीस ऑफ मेटल। अब ऑब्वियसली हम इसमें वाटर को पोर करेंगे फ्रॉम द सिलेंडर, विल नोट द इनिशियल वॉल्यूम, उसके बाद ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे, हम फाइनल वॉल्यूम को नोट करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास वहां से वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चूंकि 4 मार्क्स का है तो हमने ये कहना केयरफुली पुल पुट द पीस ऑफ मेटल इनटू द वो, एंड लोअर मेनिस्कस को वॉच करें, एरर्स को भी साथ साथ डिस्कस कर लेंगे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर आंसर। The next student measure the mass of a piece of metal. Its mass is 146. State the name of the instrument used to measure the mass. तो वो बैलेंस होता है, वो आपने ठीक लिखा हुआ था। उसके बाद डेंसिटी कैलकुलेट करनी थी, वो भी आपने सही कैलकुलेट की हुई थी कि मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। यू गॉट इट राइट। यहाँ पे आपने आंसर थोड़ा नीचे करके लिखा हुआ था, इसमें मुझे नजर नहीं आया। रिजल्टेंट फोर्स हमेशा दोनों को माइनस करके निकलती है, तो 120 माइनस 110 10 हो जाना था। और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में होती है जहाँ मैक्सिमम फोर्स लग रही होती है, तो इन दोनों सॉरी ग्रेटर फोर्स लग रही होती है, तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन टू द राइट होना था। आपने लेफ्ट राइट दोनों लिखा हुआ था, तो मैंने राइट लेफ्ट को काट के सिर्फ राइट को सिलेक्ट कर लिया। फिर उसने बोला था कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो फोर्स है वो इक्वल है। जब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फोर्स इक्वल होती है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है 0, और तब ऑब्जेक्ट फॉल करता है विद कांस्टेंट स्पीड। तो हमने वो डिस्कस करना था यहाँ पे। रिजल्टेंट फोर्स इज 0, एंड रिजल्टेंट फोर्स इज 0 देन ऑब्जेक्ट फॉल्स विद कांस्टेंट स्पीड। फिर यहाँ पे उसने डेप्थ कैलकुलेट करने को बोला हुआ था। डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए बेटा जो हमारे पास वॉल्यूम उसने दिया हुआ था, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज दिस। यहाँ से हमने एरिया निकाल लेना था, तो इन दोनों को हमने आपस में डिवाइड कर लेना था। फर्स्ट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू डेप्थ या हाइट जो भी होता है वो चूज कर लेते। वॉल्यूम उसने हमें 264 दिया हुआ था, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया हमारे पास क्या था 220 × 44, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 264 कर देना था, तो हमारे पास आंसर आ जाना था। एंड द आंसर वाज कमिंग आउट टू बी 0.30 मीटर। ठीक है।